Now let us discuss about certain terms like differentiation, de-differentiation and redifferentiation. देखिए, इससे पहले एक और टर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. नाउ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं विच आर द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, दे आर कॉल्ड एज द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. अब अनडिफरेंशिएटेड सेल से मतलब ये है कि ये एक्टिवली डिवाइडिंग होंगे एंड दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि दे आर द इमेच्योर सेल्स, जो कि अभी मैच्योर नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं है. क्लियर? नाउ जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, एज दे लूज द पावर ऑफ डिविजन, ये अपना जो पावर है डिविजन का ये लूज करते हैं एंड दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल और द मैच्योर सेल. तो यहां हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है इसके अंदर क्या होगा, द सेल लूजेस द पावर of division and it becomes specialized to perform a particular function. So this is known as differentiation. Clear? Here we can take an example of the tracheary element. Tracheary elements क्या होते हैं? That is the tracheids and the vessels, which are the components of the xylem, and they help in the conduction of the water. तो जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं, दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये क्या होंगे, डेड होते हैं, एंड दे हैव टू कंडक्ट वाटर. इसके अलावा दे डेवलप द लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी वॉल एज दे नीड टू कंडक्ट water even under the extreme tension. So we'll write here example tracheary elements. अब tracheary elements जो हैं इनका खुद का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंशिएशन अपने को देखने को मिलेगा. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, दैट इज इट विल अटेन अ पर्टिकुलर शेप, साइज एंड इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज नोन एज अ फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन. ट्रैकेरी एलिमेंट्स loses the protoplasm as they are dead. They develop strong lignocellulosic secondary wall to conduct water even in extreme tension. तो ट्रैकेरी एलिमेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, मीन्स नाउ दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, द सेल लूजेस द पावर ऑफ डिविजन, इट बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. एग्जाम्पल आ जाएगा ट्रैकेरी एलिमेंट्स का, इट लूजेस द प्रोटोप्लाज्म, दे डेवलप स्ट्रॉन्ग लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी वॉल टू कंडक्ट वाटर इवन इन द एक्सट्रीम टेंशन. सेकेंड नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे, दैट इज डी डिफरेंशिएशन, एंड विल अंडरस्टैंड दिस विद रेफरेंस टू डिफरेंशिएशन. देखिए, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या देखा था कि the cell has lost the power of division and they are specialized to perform a particular function. अब डी डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, जो डिफरेंशिएटेड सेल है इसके अंदर वापस से सेल डिवीजन इंड्यूस हो जाएगा. ओके, सो इट अगेन रिगेन्स द कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन एंड दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. तो यहां हम लिखेंगे the cells or the tissues regain the capacity to divide. Clear?
अब यहाँ किसकी बात हो रही है? डिफरेंशिएटेड सेल्स या टिश्यूज की. जो डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड टिश्यूज है, दे अगेन रिगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम found in the case of dicot stem. डाइकॉट स्टेम के अंदर जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और जो कॉर्क कैम्बियम है, ये किसके थ्रू बनता है? डी डिफरेंशिएशन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स. अगर आपको याद हो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वाज अ पार्ट ऑफ द कैम्बियम, दैट इज अ वेस्कुलर कैम्बियम दैट इज फाउंड इन द केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम and it was formed during the secondary growth. तो अगर हम डाइकॉट स्टेम देखें तो डाइकॉट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे आर वेज शेप्ड एंड दे आर अरेंज इन अ रिंग लाइक दिस. इसको हम कहते थे यूस्टीलिक कंडीशन. अब यहाँ पर जो फ्लोएम और जाइलम है, इनके बीच में ऑलरेडी क्या मौजूद होता है? कैम्बियम. अब ये वाला कैम्बियम कौन सा कहलाता है? दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है. क्लियर? अब यहाँ पर जो मेड्यूलरी रेज होती हैं वो क्या शो करती हैं? डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएट होकर ये क्या बनाएंगी? दे विल फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्लीट वेस्कुलर कैम्बियम रिंग. क्लियर? तो इसमें जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये प्राइमरी था. ठीक है, इट वॉज प्रेजेंट बिफोर. एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वॉज सेकेंडरी इन ओरिजिन बिकॉज इट वॉज फाउंड एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है, इसीलिए ये क्या है? सेकेंडरी इन ओरिजिन. एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन. तो ओवरऑल जो वेस्कुलर कैम्बियम होगी डाइकॉट स्टेम में, वो क्या होगी? पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो बनती है डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेड्यूलरी रेज. एंड कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द डाइकॉट स्टेम बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. देन इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, दैट इज ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इन केस ऑफ डाइकॉट रूट. डाइकॉट रूट है, इसके अंदर जो कॉर्क कैम्बियम है और वेस्कुलर कैम्बियम है, दोनों ही किसके थ्रू बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन. सो दैट वाज अबाउट द डी डिफरेंशिएशन. अब हम बात करते हैं री डिफरेंशिएशन की. तो ऑफ कोर्स री डिफरेंशिएशन में क्या होगा? जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो वापस से क्या होने लगते हैं? डिफरेंशिएट. या वापस से क्या होने लगते हैं? दे बिकम मैच्योर एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो देखिएगा आप, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने को स्टडी करना है. यहाँ हमने देखा दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिविजन, दे आर द मैच्योर सेल्स एंड आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. अब इन डिफरेंशिएटेड सेल्स में वापस से डिविजन होने लगेगा, तो ये क्या है? डी डिफरेंशिएटेड. अब ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये वापस से डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंड अगेन दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. देन इट इज नोन एज री डिफरेंशिएशन. सो विल राइट हियर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स again matures or differentiates to perform a particular function. यानी कि हम कह सकते हैं कि अगेन यहाँ पर जो डिविजन की एबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी. दे बिकम मैच्योर और डिफरेंशिएटेड and become specialized to perform a particular function. अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो किसका आएगा? देखिए यहाँ पर था कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ये तो बन रहे थे डी डिफरेंशिएशन से. ठीक है, अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉर्क कैम्बियम प्रोडक्ट्स बनाता है और जो वेस्कुलर कैम्बियम प्रोडक्ट्स बनाता है, वो बनेंगे किससे? री डिफरेंशिएशन से.
तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, दैट इज द सेकेंडरी फ्लोएम ऑन आउटर साइड, सेकेंडरी जाइलम ऑन इनर साइड। क्लियर। अगर हम बात करें कॉक कैम्बियम की, तो कॉक कैम्बियम के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दैट इज द cork on the outer side and secondary cortex on the inner side. So all these are the result of redifferentiation. I hope it's clear. So here we have studied about the different terms. कौन कौन सी terms हमने देखी, सबसे पहला तो undifferentiated cells. Undifferentiated cells कौन से होते हैं, जो immature होते हैं, they actively divide. Clear? उसके अंदर हम consideration में लेते हैं meristematic cells. Clear? देन आता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में द सेल्स लूज द पावर ऑफ डिविजन, दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा, दीज डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन दे gain the capacity, regain the capacity to divide, again they start dividing. इसके अंदर आता है एग्जाम्पल में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, कॉक कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम इन केस ऑफ डाइकॉट रूट. रीडिफरेंशिएशन के अंदर क्या होगा, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं दे अगेन मैच्योर और डिफरेंशिएट्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, मींस अगेन दे लूज द पावर ऑफ डिविजन. इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉक कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम के प्रोडक्ट्स क्या हैं, सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द आउटर साइड, सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनर साइड. और कॉक कैम्बियम के प्रोडक्ट्स क्या हैं, दैट इज द कॉक ऑन आउटर साइड एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन द इनर साइड. Now in plants we can say जो differentiation है it is of open type. अब open type of differentiation से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि the cells or the tissues which are arising from the same meristem may form different structures at maturity, and the final structure of the cell or the tissues which is formed at maturity it also depends upon the position of the cell within. एग्जाम्पल में अभी मैं समझाती हूं आपको. पहला आप यहां देख लीजिए पॉइंट जो अपन लिखेंगे, द सेल्स और टिश्यूज अराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टेम may form different structures on maturity. The final structure of cell or tissue on maturity also depends upon the position within the cells. क्या अब इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं with the help of an example. यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसका लेंगे, we'll take an example of root apical meristem. अब रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है इट विल फॉर्म द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट. ठीक है, अलग अलग पार्ट्स बनाती है. सपोज हम बात करते हैं रूट कैप की. अब द सेल्स विच आर पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि रूट एपिकल मेरिस्टेम के भी बाहर की तरफ क्या मिलती है, रूट कैप. क्लियर. तो हम ये कहेंगे द सेल्स विच आर पोजिशनड अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम दे विल गिव राइज टू द रूट कैप सेल्स. क्लियर. एंड द सेल्स विच आर पुश्ड अवे टुवर्ड्स द पेरिफेरी, क्योंकि सबसे बाहरी लेयर क्या होती है रूट की, दैट इज द एपिडर्मिस, सो इट विल फॉर्म द एपिडर्मिस. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो सेल्स या टिश्यूज है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द सेम मेरिस्टेम, सेम मेरिस्टेम से अराइज हो रहे हैं, दैट इज द रूट एपिकल मेरिस्टेम, मे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन मैच्योरिटी. रूट कैप सेल्स भी बना रहा है, एपिडर्मिस भी बना रहा है और भी अदर पार्ट्स बना रहा है. और ये किस पे डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन within the cells. क्लियर. तो यहाँ हम लिखेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम्स में the cells
positioned away from it forms root cap, and the cells pushed away towards periphery forms the epidermis. क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है प्लांट्स में वो किस टाइप का है, ओपन टाइप का। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट के अंदर ग्रोथ है वो भी किस टाइप की है, ओपन टाइप की, बिकॉज कंटिन्यूसली न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड अप बिकॉज ऑफ द डिविजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसीलिए प्लांट के अंदर ग्रोथ एज वेल एज डिफरेंशिएशन दोनों ही किस टाइप के मिलेंगे, दे बोथ आर ऑफ ओपन टाइप। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट। अगर हम देखें जनरली तो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। तो हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों ही किससे अफेक्ट होता है, दे आर अफेक्टेड बाय द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब यहां हम कह सकते हैं इट इज अफेक्टेड बाय internal and external factors. Clear? If we talk about the internal factors, तो internal factors क्या हो सकते हैं, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक है इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर में क्या आ जाएगा, जेनेटिक फैक्टर्स। क्लियर? और एक होते हैं इंटरसेल्युलर, इंटरसेल्युलर के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट आर द हार्मोन्स। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो इसके अंदर क्या इंक्लूडेड रहते हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉडली ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का जो सम है वो क्या है, डेवलपमेंट। अब जो ऑर्गेनिज्म है अंडरगोज अ नंबर ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टिल सेनेसेंस, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज द डेवलपमेंट। तो यहां विल राइट इट इज द सम ऑफ all the changes that occurs in the organism in its life cycle from seed germination till senescence। यहां पर दो नए टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे, दैट इज द सेनेसेंस एंड द एब्सेशन। नाउ जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है तो क्या बनता है, सीडलिंग। अब सीडलिंग से क्या बनेगा, जुवेनाइल स्टेज आएगी, जुवेनाइल स्टेज के बाद आती है मैच्योर स्टेज। क्लियर? एंड आफ्टर मैच्योरिटी द प्लांट शोज सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग। क्लियर? जैसे जैसे प्लांट मैच्योर करता जाता है तो इसकी जो लीव्स हैं वो क्या होने लग जाती हैं, दे टर्न येलो, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोसिस। वी कॉल इट एज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। हमने से पढ़ा भी था व्हेन वी हैव स्टडीड द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो सेनेसेंस है इसके अंदर सपोज लीव्स जो हैं जो येलो हो गई हैं वो क्या होंगी, बाद में प्लांट से डिटैच हो जाएंगी। ठीक है? एंड दैट इज नोन एज एब्सेशन। Abscission is the falling of the plant parts from the plant.
यानी कि जो मेच्योर हो गया है प्लांट, जो सेनेसेंस शो कर चुका है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, दे विल गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट एंड दैट इज नोन एज द सेनेसेंस। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, इट इज द सम ऑफ ऑल द चेंजेस दैट अकर्स इन द ऑर्गेनिज्म इन इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम द सीड जर्मिनेशन टिल senescence. Clear? We can understand the process of development diagrammatically. अब यहाँ अगर हम देखें तो we have taken into consideration the cell, but this diagram is also applicable for the tissues and the organs. अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल की, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ देखने को मिलती है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ से मतलब है देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, सो देयर इज इलोंगेशन और एनलार्जमेंट ऑफ द सेल एंड द सेल डिफरेंशिएट्स और मैच्योर्स, और ये जो मैच्योर सेल है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सेनेसेंस, दैट इज एजिंग, एंड आफ्टर एजिंग इट्स डेथ विल अकर। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है उस दौरान सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड व्हेन द सेल साइज इंक्रीज द सेल टेंड्स टू डिवाइड, तो इट मे फर्दर शो द सेल डिविजन। Moreover, you have to remember one more thing, जो mature cell है it can again divide under certain condition by the process of de-differentiation। जो mature cell है वो वापस से divide कर सकता है by the process of de-differentiation, जो अपन पढ़ चुके हैं। Clear? So this was about the डेवलपमेंट। तो हमने क्या देखा, जो डेवलपमेंट है इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज ओवरऑल अफेक्टेड बाय टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, दैट इज द इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। If we talk about the internal factors, again it includes the intracellular or the genetic factors and intercellular or the growth regulators. If we talk about the external factors, it includes the light, temperature, oxygen, water and nutrition. Then we can say that development is the sum of all the changes that occurs in the organism in its life cycle from seed germination till senescence. So that was all about the development. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द प्लास्टिसिटी ऑफ द प्लांट। देखिए जो प्लांट्स हैं वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट और द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बिहेवियर या वेरिएबल बिहेवियर ऑफ द प्लांट। तो हाउ विल वी डिफाइन इट? प्लास्टिसिटी इज रेफर्ड टू एज different pathways followed by the plant in response to environment or different phases of life to form different structures. यहाँ पर we can consider the example of heterophily. Now hetero का मतलब होता है different और phily मतलब है leaf. So two different type of leaves will be formed in response to the environment or the different phases of life. So that is plasticity. तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो heterophily है it can be of two types. First is the environmental heterophily and the second one is the developmental heterophily.
When we talk about the environmental heterophily, it is seen in the case of buttercup. बटरकप एक एमर्जेंट हाइड्रोफाइट है जिसके अंदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स देखने को मिलता है. सो विल राइट हियर different shapes of leaves found in terrestrial and aquatic habitat. एग्जाम्पल आ जाता है इसमें बटरकप का. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल हीट्रोफिली की. डेवलपमेंटल हीट्रोफिली में टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड बट एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल. सो विल राइट हियर डिफरेंट शेप्स of leaves found in juvenile and adult stages of life. और इसमें जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ कॉटन, लार्कस्पर एंड कोरिएंडर. कोरिएंडर इज धनिया. क्लियर. तो हमने क्या देखा, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्लास्टिक और द वेरिएबल बिहेवियर ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट और द डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइफ. यानी कि जो प्लांट है वो डिफरेंट पाथवे फॉलो करता है टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. और इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी. इसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं हीट्रोफिली. हीट्रोफिली मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. तो it can be of two types, that is the environmental heterophily and developmental heterophily. Environmental heterophily की अगर हम बात करें तो two different shapes of leaves are found in the terrestrial and the aquatic environment. It is seen in the case of buttercup. And if we talk about developmental heterophily, so different shapes of the leaves are found in the juvenile and the adult stage of the life of the organism, and this is seen in the case of cotton, larkspur and coriander. Now let us discuss about the plant growth regulators or the plant growth hormones or phytohormones. देखिए, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स मिलते हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ को, अलग अलग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं. So what are plant growth hormones? Basically they are the chemical substances other than the nutrients. Nutrients के अलावा वो chemical substances जो एक या एक से ज़्यादा physiological activities को regulate करता है at the site where they are produced. जहाँ produce हो रहे हैं वहीं पर या उससे थोड़ा दूर. तो इसको हम क्या कहते हैं? This is known as plant growth regulators. So we'll write here plant growth regulators are the chemicals other than the nutrients which regulates one or more physiological activities one or more physiological activities at the site where they are synthesized or away from it. Clear? तो फाइटो हार्मोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो क्या हैं? विल राइट हियर कैरेक्टरिस्टिक्स
of phytohormones or plant growth regulators. सबसे पहला जो आएगा that is they are the simple organic compounds. They are simple organic compounds and they differ in their chemical composition. आपस में जो है ये differ करते हैं in their chemical composition. Third point जो आएगा that is they are required in low concentration. इनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगी एंड दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बाय प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग इट. क्लियर? तो प्लांट की ग्रोथ को ये रेगुलेट करते हैं, या तो प्रमोट करेंगे या इनहिबिट करेंगे. देखो बेटा, जो अति है हर चीज की वो बुरी होती है, एक्सेस में कुछ अच्छा नहीं होता. ठीक है, तो जो ग्रोथ है प्लांट की वो भी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है हर चीज प्रपोर्शन में होना चाहिए. तो सेम इज द केस है. यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ में दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स भी. क्लियर? तो यहाँ हमने देखा कि व्हाट आर फाइटोहॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और फाइटोहॉर्मोन्स आर द केमिकल्स अदर देन द न्यूट्रिएंट्स व्हिच रेगुलेट्स वन और मोर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एट द साइट वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड और अवे फ्रॉम इट. और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला है कि दे आर द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, they differ in their chemical composition and they are required in very low concentration, and they regulate the growth of the plant by promoting or inhibiting it. Now plant growth regulators or the plant growth hormones or the phytohormones, they can be of different types. तो अगर हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो इट विल इंक्लूड ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या होते हैं? दे आर केमिकली इंडोल कंपाउंड्स. नेक्स्ट जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन आता है दैट इज द गिबरेलिन्स, जिसे हम कॉमनली गिबरेलिक एसिड भी कहते हैं और GA से इसको डिनोट किया जाता है. केमिकली दे आर टर्पीन्स. नेक्स्ट टू गिबरेलिन्स इज द साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन्स जो होते हैं बेसिकली दे आर द एडेनिन डेरिवेटिव्स, और इसमें भी अगर हम बात करें काइनेटिन की, काइनेटिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन. इट इज N6 फरफ्यूरिल aminopurine. Clear? Then next to it comes the ethylene. Ethylene is the only gaseous hormone and next to ethylene is abscisic acid, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एंड केमिकली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स. क्लियर? तो यहाँ हमने देखा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक ऑक्सिन. ऑक्सिन आर केमिकली इंडोल कंपाउंड्स. गिबरेलिन्स दे आर केमिकली टर्पीन्स. साइटोकाइनिन आर जनरली द एडेनिन डेरिवेटिव्स, जिसमें भी हम बात करें काइनेटिन की तो इट इज केमिकली N6 फरफ्यूरिल aminopurine. Ethylene is the only gaseous hormone and abscisic acid is the derivative of the carotenoids.
नाउ जैसा मैंने आपको बताया, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। इसके अंदर जो फर्स्ट 3 हार्मोन्स मैंने लिखे हैं, दे आर द ग्रोथ प्रमोटर्स। तो इनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? दे आर द ग्रोथ प्रमोटर्स। क्लियर? एब्सिसिक एसिड जो होता है, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर। But if we talk about ethylene, that is a gaseous hormone, so it regulates both type of activities, that is growth inhibiting and growth promoting. लेकिन overall अगर हम देखें तो it is considered as a plant growth inhibitor. तो हमने क्या देखा, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं या जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इसके अंदर दोनों कैटेगरीज पाई जाती हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की। Now let us study these plant growth regulators in detail one by one. तो सबसे पहले हम बात करेंगे of auxin. Now let us discuss about the first plant growth regulator, that is the auxin. The word auxin has been derived from the Greek word that is auxine, और auxine का मतलब होता है to grow. देखिए, मोस्टली जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनकी जो डिस्कवरी हुई है वो बाय चांस डिस्कवरी हुई है। तो यहाँ जो सबसे पहला अपन पॉइंट कंसिडरेशन में लेंगे, दैट इज द डिस्कवरी। अब ऑक्सिन की डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 नाम आते हैं। पहला जो नाम आता है, दैट इज ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन का। इन्होंने किस पे काम किया था? दे वर्कड ऑन कोलियोप्टाइल of canary grass. कोलियोप्टाइल का मतलब होता है शूट टिप। सो दे ऑब्जर्व कि जब कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल टिप पर जो यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाली जाती है, तो इट शोज द कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट के डायरेक्शन में ये कर्वेचर शो करता है या उस डायरेक्शन में ये कर्व हो जाता है। प्लांट के इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, और ये जो फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट जो नाम आता है इसमें, दैट इज ऑफ F.W. वेंट। इन्होंने काम करा था कोलियोप्टाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग्स, of oat seedlings. Oat is Avena sativa. क्लियर? और इन्होंने भी ये ऑब्जर्व करा था कि जब ओट सीडलिंग्स के कोलियोप्टाइल टिप्स पर यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाला जाएगा, देन इट ऑल्सो शोज द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज इट कर्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, अब इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ डायग्रामेटिकली कि इनके एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था। दिस इज द कोलियोप्टाइल टिप। जब इस पे यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाला गया, देन इट शोज द कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट के डायरेक्शन में ये क्या शो करता है? कर्वेचर शो करता है। So we'll write here, it shows the curvature in direction of light. और इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? We call it as phototropic movement. क्या? अब इन्होंने क्या करा? ये जो टिप है इसको कट कर दिया। When you cut the shoot tip, then it is known as decapitation. तो जो टिप है, इन्होंने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं? डीकैपिटेशन।
डीकैपिटेशन के बाद इन्होंने ये वाला जो स्टेम है इस पे क्या डाला, यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट, एंड they observed no curvature in the direction of light. So no curvature was observed in the direction of light. Clear? Now what he did, ये जो टिप का पार्ट इन्होंने कट करा था इसको इन्होंने प्लेस करा ऑन द अगार ब्लॉक, एक अगार ब्लॉक पर इन्होंने इसको प्लेस कर दिया। अगार अगार किससे मिलता है? इफ यू रिमेंबर, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गे, दैट इज द जेलिडियम एंड द ग्रेसिलेरिया। ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है, इट अब्जॉर्ब्स वाटर, ओके, और जेली लाइक हो जाता है। इट इज जनरली यूज्ड इन द कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में भी इसका यूज होता है। ये एक तरीके का हाइड्रोकोलॉइड है। तो अगार जो ब्लॉक है इसके ऊपर इन्होंने ये जो शूट टिप को कट करा था वो इसके ऊपर इन्होंने प्लेस कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो टिप है इसके ऊपर ये अगार ब्लॉक रख दिया, अगार ब्लॉक इसके ऊपर प्लेस कर दिया, और अब इसके ऊपर यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाला जाएगा। जब यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट से इसको इल्यूमिनेट करा गया तो इट वाज फाउंड दैट इट शोड द कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इस केस में ये लाइट के डायरेक्शन में कर्वेचर शो करता है। क्या इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जो टिप है इसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि कर्वेचर कॉज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। और जब इस टिप को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया और इस पे लाइट डाली गई तो देयर वाज नो कर्वेचर ऑब्जर्व्ड। क्लियर? जबकि इस टिप को अगर हम अगार ब्लॉक पे रख देते हैं तो ये जो सब्सटेंस है ये किसके अंदर चला गया है, अगार ब्लॉक के अंदर। और जब इस अगार ब्लॉक को हमने किसके ऊपर रख दिया, इस स्टेम पर रख दिया या इस शूट पे रख दिया, तो वो सब्सटेंस जो है अब अगार ब्लॉक से कहाँ ट्रांसमिट होगा, डाउनवर्ड्स। क्लियर? एंड व्हेन दिस setup is exposed to the unilateral source of light तो it will show the curvature in the direction of the light। यानी टिप में कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ये कर्वेचर शो करता है, और he termed this substance as auxin। तो जो क्रेडिट जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन दैट गोज टू F.W. वेंट, और इन्होंने ही ये टर्म कॉइन करा था, दैट इज द ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब क्या है? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज द ऑक्सीन विच मीन्स टू ग्रो। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट दैट वॉज डन बाय हिम। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इस टाइप का कर्वेचर जो स्टेम टिप शो करता है इसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक से क्या मतलब है, इट शोज द कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, इट इज नोन एज phototropism। And more highlighting feature you have to remember that more the concentration of auxin, more will be the curvature। तो जितना ज़्यादा ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन मोर, तो कर्वेचर विल बी मोर। क्लियर? और ये ऑक्सिन कहाँ इकट्ठा होता है? दिस ऑक्सिन एक्यूमुलेट्स ऑन द डार्कर साइड। ये जो डार्कर साइड है यहाँ पर ये क्या होगा, ऑक्सिन इट विल एक्यूमुलेट। क्या? तो जिस साइड पर ये एक्यूमुलेट होता है दैट इज ऑन द डार्कर साइड। ये वाली लाइट वाली साइड थी, ये वाली डार्कर साइड थी, ठीक है। तो डार्कर साइड पे ये क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, और इस साइड के जो सेल्स होंगे इसके अंदर ये क्या कराता है, सेल डिविजन। क्लियर? तो एज अ रिजल्ट इधर के जो सेल्स हैं उनमें ज़्यादा डिविजन हो रहा है इन कंपैरिजन टू द सेल्स ऑफ द लाइटर साइड। तो एज अ रिजल्ट द टिप विल शो द कर्वेचर। अंडरस्टूड? सो दिस वॉज अबाउट द डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर दो नाम आते हैं, एक तो आता है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का, जिन्होंने काम करा था कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास पे, एंड सेकेंड जो नाम आता है दैट इज ऑफ F.W. वेंट, एंड ही वर्कड ऑन द कोलियोप्टाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग्स। व्हाट इज ओट? इट इज Avena sativa। Then
इन्होंने देखा कि जब जो शूट टिप है इस पे यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाला जाता है या एक सोर्स से लाइट डाला जाता है, तो इन्होंने देखा कि कर्वेचर देखने को मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, एंड दिस कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज अ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इन्होंने क्या करा, इस शूट टिप को कट कर दिया या डीकैपिटेट कर दिया और इस पे फिर लाइट डाली गई, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर इज नो कर्वेचर, कोई कर्वेचर देखने को नहीं मिला। अब ये जो इसका कट पार्ट था, इन्होंने इसको किसके ऊपर रखा, अगार ब्लॉक के ऊपर रखा, तो जो इसके अंदर सब्सटेंस था वो किस में डिफ्यूज हो गया, अगार ब्लॉक में डिफ्यूज हो गया। क्या, और इस अगार ब्लॉक को इन्होंने किस पे रखा, ये जो स्टेम टिप थी इसके ऊपर इन्होंने प्लेस कर दिया। तो इसके अंदर जो सब्सटेंस है दैट विल मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द स्टेम। नाउ when this was illuminated by the unilateral source of light, it shows the curvature in the direction of the light. इसका मतलब जो शूट टिप है इसके अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस है, और ये केमिकल सब्सटेंस क्या है, इट इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट इज द ऑक्सिन। तो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी फॉर ऑक्सिन goes to F.W. Wendt, and he also coined the term ऑक्सिन। सो ऑक्सिन के रिस्पेक्ट में जो अपन ने पहला पॉइंट डिस्कस करा है दैट इज अबाउट द डिस्कवरी। सेकेंड पॉइंट जो अपन कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज अबाउट द आइसोलेशन। सो यहां हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट दैट इज आइसोलेशन। So oxen was isolated from human urine by Kogel and Hagen-Smith. So isolated from human urine by Kogel and Hagen-Smith. And it was also isolated from the coleoptile tips of oat seedlings by F.W. Wendt. Isolated from coleoptile tip of oat seedlings by F.W. Wendt. नेक्स्ट पॉइंट जो अपन कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज द अकरेंस। जो रूट और शूट टिप्स हैं यहाँ पर जनरली प्रोड्यूस होगा ऑक्सिन, और इसका होता है पोलर ट्रांसपोर्ट दैट इज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द टिप टू द बेस। तो विल राइट हियर इट इज प्रोड्यूस्ड एट रूट एंड शूट टिप्स, shows polar transport from tip to base। टिप से बेस पे जो होगा इसका ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द पोलर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट विच विल टेक इनटू कंसिडरेशन इज द बायोसिंथेसिस। ऑक्सिन का जो बायोसिंथेसिस होता है इट अकर्स फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। सो बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन अकर्स फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन in presence of zinc ions. This you have to remember, it is very very important. ट्रिप्टोफैन से इसका बायोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयंस। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज द बायोएसे। नाउ बायोएसे क्या है, इट इज द बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस लाइक दैट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन प्लांट और इट्स पार्ट। आजकल अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जैसे अगर हम एड्स के लिए बोलें तो कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो अपन ये कहते हैं कि भाई इसको ये डिजीज़ है। सेम इज़ द केस है। यहाँ पर क्या है, अपन कह सकते हैं
bioassay is the testing of the plant growth regulator. ठीक, तो इससे ये क्लैरिफाई हो जाता है कि इस पार्ट के अंदर जो है ये पर्टिकुलर हार्मोन जो है ये प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करते हैं बायोएसे ऑफ ऑक्सिन की, तो बायोएसे ऑफ ऑक्सिन के अंदर दो टेस्ट आते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट आता है दैट इज द एवेना कर्वेचर टेस्ट, एवेना कर्वेचर टेस्ट, एंड द सेकेंड वन इज द रूट इनहिबिशन टेस्ट। Clear? So there are two tests involved in the bioassay of auxin: Avena curvature test and the root inhibition test. Avena curvature test की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Avena यानी कि coleoptile tips of Avena sativa, that is the oat seedlings, they show curvature in the direction of the light when they are illuminated by the unilateral source of light. This we have already studied in the experiment of F.W. Wendt. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो ओट सीडलिंग्स हैं इनके जो कोलियोप्टाइल टिप्स हैं, इफ दे आर शोइंग द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, इट शोज दैट दे हैव ऑक्सिन प्रेजेंट इन देम। तो ये किसका प्रेजेंस कंफर्म करती हैं? दे कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। सेकेंड जो टेस्ट आता है दैट इज द रूट इनहिबिशन टेस्ट। देखिए बेटा, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है रूट इनहिबिशन और एक होता है रूट ग्रोथ। क्लियर? रूट जब ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी ग्रोथ में जो हार्मोन हेल्प करता है दैट इज द इथाइलिन। रूट इनिशिएशन का मतलब क्या है कि अभी रूट डेवलप ही हो रही है, इसमें जो हार्मोन हेल्प करता है दैट इज द ऑक्सिन। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट हार्मोन्स आर प्रेजेंट एंड दे ऑल आर वर्किंग। उनका जो वर्किंग होता है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ आवर बॉडी। सेम इज द केस इन द प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि एक बार में केवल ऑक्सिन ही काम करेगा, एक बार में केवल गिबरेलिन ही काम करेगा। डिफरेंट हार्मोन्स आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। तो रूट इनिशिएशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज हमने एक स्टेम कटिंग लिया। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं जिनका प्रोपोगेशन स्टेम कटिंग्स के थ्रू होता है, जैसे कि रोज, शुगर केन। इनके अंदर क्या होता है, जो स्टेम कटिंग्स ली जाती हैं, इन स्टेम कटिंग्स को क्या करा जाता है, डिप कर दिया जाता है इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द ऑक्सिन। जब डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑक्सिन में इसको डिप करा जाएगा तो इनके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रूट इनिशिएशन, जिसमें कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन। So these are the two bioassay of auxin that confirms the presence of the auxin in the plant. That is the Avena curvature test, and second one is the root inhibition test. तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑक्सिन डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर दो नाम आते हैं, एक आता है चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन का, और दूसरा आता है F.W. वेंट का। And credit for the discovery of auxin goes to F.W. Wendt, and he also coined the term auxin. सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट द आइसोलेशन। जो ऑक्सिन है इसको आइसोलेट करा गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन बाय कॉगल एंड हैगन स्मिथ, एंड इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द कोलियोप्टाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग्स बाय F.W. Wendt. देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अक्रेंस। इट इज प्रोड्यूस एट द रूट एंड द शूट टिप्स। तो रूट और शूट टिप्स पे ये प्रोड्यूस होता है, और इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज फ्रॉम द टिप टू द बेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोसिंथेसिस। इसका बायोसिंथेसिस होता है फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयंस। एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोएसे का। देयर आर टू बायोएसे, दैट इज द एवेना कर्वेचर टेस्ट एंड द रूट इनहिबिशन टेस्ट दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन द प्लांट और इट्स पार्ट। Now, there are two types of auxins, that are the natural auxins which can be isolated from the plants, and artificial auxin or synthetic auxins which are synthesized artificially. So, we'll write here the next point is types of auxin.
So they can be of two types. First one is the natural auxins that are isolated from plants. इसके अंदर एग्जाम्पल आता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड. इंडोल 3 एसिटिक एसिड को हम IAA भी कहते हैं और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड को हम IBA भी कहते हैं. नेक्स्ट are the synthetic auxins. They are synthesized artificially. इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड. नेक्स्ट आएगा 2,4-D दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. And the third one is 2,4,5-T that is 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid. Clear? Let us now discuss about the physiological effects of auxin. सबसे पहला जो इफेक्ट देखने को मिलता है इसका दैट इज द एपिकल डोमिनेंस. Now we'll write here apical dominance. देखिए नाम से ही हम समझ सकते हैं एपिकल डोमिनेंस यानी जो एपिकल बड है प्लांट के अंदर वो डोमिनेट करती है ओवर द लैटरल बड्स. यानी जब तक एपिकल बड मौजूद है तब तक लैटरल बड्स की ग्रोथ नहीं होगी. दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस एंड इट इज अ फीचर दैट इज शोन बाय द ऑक्सिन्स. क्लियर? ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब तक बॉस मौजूद है तब तक क्या होता है एम्प्लॉयज की नहीं चलती है. सेम इज द केस हियर. तो यहां पर हम लिखेंगे apical bud presence inhibits the growth of lateral buds. Clear? तो एपिकल बड का जो प्रेजेंस है इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बड्स एंड दैट इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस. लेकिन अगर हम एपिकल बड को कट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डीकैपिटेशन. तो एपिकल बड को अगर हमने डीकैपिटेट कर दिया तो उस केस में लैटरल बड की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है. क्लियर? तो ये जो डीकैपिटेशन वाला प्रोसेस है ये कहाँ पर वाइडली यूज करा जाता है? इन केस ऑफ टी प्लांटेशंस एंड हेज मेकिंग. चाय के बागानों की अगर हम बात करें तो चाय के बागानों में जहाँ से हमको चाय मिलती है वो एक्चुअली में टॉल ट्रीज नहीं होते हैं. ठीक है, वो बुशेस टाइप होती हैं. इनके रेगुलर बेसिस पे इनका क्या करा जाता है प्रूनिंग करा जाता है यानी कि इनकी कटिंग करी जाती है. तो ये जो होंगे विड्थ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू देयर हाइट. क्लियर? सेम इज द केस विद द हेज मेकिंग. हेज मेकिंग में भी जब आप पार्क्स में जाते हैं गार्डन्स में जाते हैं तो आप देखते हैं अलग अलग शेप के हेजेस मिलते हैं. कोई एरोप्लेन शेप का है, कोई हार्ट शेप का है. वाई? बिकॉज गार्डनर्स जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे इनकी प्रूनिंग करते हैं ताकि वॉट एवर डिजायर्ड शेप यू वांट यू कैन गिव टू देम. लेकिन ऐसे जो हेजेस होते हैं दे आर नेवर टॉल. ये वाइडर होंगे क्योंकि इनके अंदर लैटरल ग्रोथ जो होगी वो ज़्यादा होती है. तो यहां हम लिखेंगे decapitation of the apical bud leads to growth of lateral buds. Clear? And it is widely used in
tea plantations and hedge making. क्लियर? तो ये तो पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया. अब सेकेंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो अपन देखेंगे दैट इज एब्सेशन. एब्सेशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, फॉलिंग या शेडिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट. यानी प्लांट पार्ट्स जो हैं जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, जब ये प्लांट से डिटैच हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एब्सेशन. क्लियर? ऑक्सिन जो है, ये जो ओल्डर पार्ट्स हैं इनके एब्सेशन को तो ये प्रमोट करता है. क्लियर? जबकि जो यंगर पार्ट्स हैं उनके एब्सेशन को ये इनहिबिट करता है. तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एब्सेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज द फॉलिंग और शेडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स from the plant, that is known as abscission. अब यहाँ पर प्लांट पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी फ्लावर, फ्रूट और लीफ. क्लियर? तो जो ऑक्सिन है इट प्रमोट्स abscission of older parts of the plant. ओल्डर पार्ट्स जो हैं प्लांट के उसके एब्सेशन को तो ये प्रमोट करता है. एंड इनहिबिट्स एब्सेशन ऑफ यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो यंगर पार्ट्स हैं प्लांट के उसके एब्सेशन को ये इनहिबिट करता है या रोकता है. तो हमने यहाँ पर दो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे हैं ऑक्सिन के. सबसे पहला है एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल बड जो है वो अपना डोमिनेंस बना के रखती है और जब तक ये मौजूद है तब तक लैटरल बड्स की ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी. इसको जब कट कर दिया जाएगा या डीकैपिटेट कर दिया जाएगा तो लैटरल बड्स की ग्रोथ देखने को मिलती है. और ये डीकैपिटेशन वाला जो प्रोसीजर है ये कहाँ यूज होता है? इट इज़ यूज्ड इन द टी प्लांटेशंस एंड हेज मेकिंग, क्योंकि वहाँ लैटरल ग्रोथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एपिकल ग्रोथ. सेकेंड आता है एब्सेशन, दैट इज द फॉलिंग और द शेडिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट. अब ये प्लांट पार्ट्स क्या हो सकते हैं? फ्लावर, फ्रूट या लीव्स. तो ओल्डर पार्ट्स के एब्सेशन को तो ये प्रमोट करेगा और यंगर पार्ट्स के एब्सेशन को ये इनहिबिट करता है. आफ्टर एपिकल डोमिनेंस एंड एब्सेशन जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन अपन पढ़ेंगे दैट इज द फ्लावरिंग. सो ऑक्सिन जो है इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. सो विल राइट हियर ऑक्सिन प्रमोट्स flowering in pineapple. नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा दैट इज पार्थेनोकार्पी. So what is parthenocarpy? It is the production of fruit without fertilization. तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं दे आर सीडलेस फ्रूट और नेचुरली जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है दैट इज बनाना. पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सिन एंड गिबरेलिन्स. पार्थेनोकार्पी induced by auxin in tomato. So we'll write here auxin induces parthenocarpy in tomato. What is parthenocarpy? It is the production of fruit without fertilization. आफ्टर फ्लावरिंग एंड पार्थेनोकार्पी जो नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडरेशन में लेंगे ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन दैट इज रूट इनिशिएशन.
देखिए जो ऑक्सिन है, जैसा कि हमने बायो एसे में पढ़ा था रूट इनहिबिशन टेस्ट, तो जो ऑक्सिन है वो क्या करती है, रूट की ग्रोथ को तो इनहिबिट करती है, लेकिन रूट इनिशिएशन में ये हेल्प करेगी। सपोज हम बात करें स्टेम कटिंग्स की, तो स्टेम कटिंग्स यूज होती हैं जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। अब स्टेम कटिंग्स को अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑक्सिन में डिप कर दें तो जल्दी से रूट जो है वो इनिशिएट होने लग जाएगी या डेवलप होने लग जाएगी। सो विल राइट हियर ऑक्सिन helps in root initiation. क्लियर? इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टेम कटिंग्स that are used in vegetative propagation when dipped in dilute solution of auxin leads to rapid initiation of roots. Clear? Next जो point आएगा after root initiation, that is सेल डिविजन। तो ऑक्सिन जो है इट स्टिमुलेट सेल डिविजन, सेल डिविजन को ये स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन, ये सेल इलोंगेशन में भी हेल्प करता है बाय इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ये बढ़ाता है बाय solubilization of carbohydrates and addition of new wall material. It also help in the loosening of cell wall. Clear? So it stimulates cell division, cell elongation में भी help करता है क्योंकि ये membrane की permeability को बढ़ा देगा, loosening of cell wall में help करेगा and addition of new wall material. It also leads to solubilization of carbohydrates. So that was about the cell elongation. इसके अलावा it also helps in xylem differentiation. xylem के differentiation में भी ये हेल्प करता है। अभी तक अपन ने कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे ऑक्सिन के? सबसे पहला अपन ने देखा था एपिकल डोमिनेंस। आफ्टर दैट वी हैव सीन एब्सेशन, इट प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ ओल्डर पार्ट्स एंड इनहिबिट्स द एब्सेशन ऑफ द यंगर पार्ट्स। देन इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, it induces parthenocarpy in tomato, it helps in root initiation, it helps in cell division, it also leads to cell elongation, and it is also helpful in xylem differentiation. Now the synthetic auxin, that is 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, is used as a herbicide or a weedicide, that is used to kill herb or the weeds. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोज अलोंग विद द मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वीड्स। तो जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनमें से जो डाइकॉट वीड्स हैं उनको हटाने में कौन यूज होता है? 2,4-D। जनरली इट इज़ यूज्ड बाय द गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। जो वीड फ्री लॉन है उसको डेवलप करने में 2,4-D का यूज होगा, क्योंकि ग्रास क्या है? मोनोकॉट, साइनोडॉन कहते हैं हम इसे कॉमनली, और इसमें अगर जो डाइकॉट वीड्स ग्रो कर जाते हैं तो उसको हम इजीली हटा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ द हर्बिसाइड दैट इज 2,4-D. So we'll write here 2,4-D is used to remove dicot weeds
among the monocot plants. Clear? It is used by gardeners to prepare weed-free lawn. वीड फ्री लॉन प्रिपेयर करने के लिए गार्डनर्स किसका यूज करते हैं? दे मेक यूज ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन दैट इज 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, क्योंकि ये जो डाइकॉट वीड्स है उसको रिमूव कर देता है फ्रॉम अमंग द मोनोकॉट प्लांट्स. So these were all the physiological effects of auxin.